हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर या फिर राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा जो कंडक्ट कराई जाती है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है, जैसे कि एलिजिबिलिटी आपका क्या रहता है इसके अंदर, और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहता है, तो इन सारे पॉइंट्स पर हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात करें एमपीपीएससी एई और यह आपकी अगर ड्रीम जॉब है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए समय देना पड़ेगा। और यही वो समय है, यही वो राइट टाइम है जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर मंथ के अंदर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी होता है और आपकी जो एग्जाम है वो 3 to 4 मंथ बाद आपकी एग्जाम शेड्यूल्ड हो जाती है। जैसा प्रीवियस एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा कि 2025 का जो नोटिफिकेशन था, दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आया एंड मार्च के अंदर आपकी परीक्षा जो है कंडक्ट हो गई थी। तो सेम इस बार भी आपकी जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल के आसपास आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। जो लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, जो लोग पिछली बार एग्जाम को दिए लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, वो फिर से इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो हम हर तरीके से इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, किन सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी देना है, जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स जो है इस एग्जाम के अंदर लेके आ सकें। ठीक है, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देख ही लिया है कि हम कंप्लीट यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की डिस्कस करेंगे और हम सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बेसिक से हम समझेंगे क्या एग्जाम पैटर्न हमारा रहता है। ठीक है, तो राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा या एमपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की हम बात करें, तो अब जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है वो नोटिफिकेशन आपका आने वाला है 2026 एग्जाम का। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आने वाला है आपका 2026 एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। और हम इस नोटिफिकेशन की बात करें, इसकी बात करें, हम इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन की बात करें, तो नोटिफिकेशन आपका कब आ सकता है। ठीक है, तो हर बार की तरह अभी तक का जो एमपीपीएससी का पैटर्न है कि दिसंबर में इनका अपकमिंग एग्जाम्स का जो है शेड्यूल आता है, एग्जाम शेड्यूल आता है। तो नोटिफिकेशन जो आपका है, शेड्यूल जो आपका है, एग्जाम शेड्यूल, वो आपको दिसंबर 2026 में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2026 के अंदर आपका इसका नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आपको कि नोटिफिकेशन हमारा जो है वो दिसंबर में आ सकता है। अगर हम अभी बात करें तो जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग लगभग 5 महीने के बाद आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, 5 महीने के बाद नोटिफिकेशन आने वाला है। और नोटिफिकेशन आने के 3 मंथ्स के बाद आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होगा। तो लगभग लगभग आज से अगर आप देखोगे तो हमारे पास 8 मंथ का समय है। 8 to 9 मंथ आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए कि 8 to 9 मंथ का जो है हमारे पास टोटल अभी टाइम यहाँ पर है। ठीक है, और इतना ही हमें समय चाहिए अगर हम इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तब जाके हम एक अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें इस एग्जाम के लिए, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या होती है। एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपने बी या फिर आपने बीटेक किया हुआ हो। ठीक है, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, डिग्री आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सेकंड मैंने पॉइंट यहाँ पे क्या बोला, डिग्री आपके पास होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने डिप्लोमा के साथ डिग्री को किया हुआ है, डेफिनेटली आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो डिग्री की यहाँ पे बात हो गई है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे होता है एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया में हम बात करें तो मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, हम मिनिमम एज की बात करते हैं, तो मिनिमम एज जो रहेगी वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए, 21 साल आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और बच्चों के मन में यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर रनिंग डिग्री वाले जो हैं क्या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो याद रखिएगा कि डिग्री जो आपकी यहाँ पे रहेगी वो आपसे कंप्लीट मांगी जाती है, ना कि रनिंग मांगी जाती है। ठीक है, तो कंप्लीट डिग्री आपकी हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें, ये तो की पॉइंट जो इंपोर्टेंट है एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब बात आती है कि राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा या फिर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो आपकी कंडक्ट होती है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, परीक्षा योजना यहाँ पे क्या रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यहाँ पे ये देखिएगा कि आपका कुल जो होता है 500 नंबर का आपका ये एग्जाम क्या है, आपका 500 नंबर का आपका एग्जाम है, जिसके अंदर 450 नंबर जो आपके हैं, 450 नंबर का आपका क्या होता है, रिटन एग्जाम आपका होता है। क्या होता है आपका, रिटन एग्जाम आपका होता है। अच्छा, ये जो रिटन एग्जाम आपका होता है, ये रिटन एग्जाम आपका एमसीक्यू टाइप होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, एमसीक्यू टाइप आपका ये पेपर होता है। ठीक है, और एक और चीज आपको याद रखना है कि ये एमसीक्यू टाइप जो पेपर आपका होता है या रिटन एग्जाम की हम बात करें तो ये एग्जाम आपका कैसा होता है, ये एग्जाम आपका होता है ओएमआर बेस्ड, आपका ये एग्जाम होता है। क्या होता है, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होता है। ठीक है, मतलब कि ऑफलाइन पद्धति से आपकी यह परीक्षा कंडक्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, ऑफलाइन पद्धति से आपकी ये परीक्षा कंडक्ट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो 50 नंबर का आपको क्या देखने को मिलेगा, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। क्या होता है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और टोटल जो आपका सिलेक्शन होता है इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके जो भी आपने मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए होंगे आउट ऑफ 500, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो 450 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर हो रहा है, क्या हो रहा है, 450 नंबर का जो आपका पेपर हो रहा है, इस 450 नंबर के पेपर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि दो सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, दो सेक्शन पूछे जाते हैं। एक सेक्शन आपका यहाँ पे क्या होता है, पार्ट ए, और दूसरा सेक्शन आपका क्या होता है, पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में जो प्रश्नों की संख्या होती है वो आपकी 50 होती है, और इनका पूर्णांक कितना होता है, 150 होता है। मतलब आप यहाँ पे एक चीज को समझो कि एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका 3 नंबर का होगा। क्या होगा, वो आपका 3 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जो पार्ट बी होता है इसमें स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपकी सिविल स्ट्रीम है तो सिविल, मैकेनिकल अगर आपकी स्ट्रीम है तो मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल अगर आपकी स्ट्रीम है तो इलेक्ट्रिकल, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने की हुई है तो एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब टोटल जो यहाँ पे मार्क्स आपके रहेंगे 300 मार्क्स रहेंगे। ओवरऑल हमें 3 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाता है। क्या दिया जाता है, हमें 3 घंटे का समय दिया जाता है, और इन 3 घंटे के समय में हमें ये पेपर को सॉल्व करना होता है। ठीक है, आगे हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी क्या। ठीक है, जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम को, याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग जो आपकी है इस एग्जाम के अंदर बिल्कुल होती है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 का मतलब आप समझिएगा, करेक्ट, अगर आपका क्वेश्चन क्या है, अगर आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है, तो करेक्ट पर हमें 3 नंबर दिए जाते हैं, और इनकरेक्ट पर हमारा कितना डिडक्ट होगा, 1/3 डिडक्ट होगा, मतलब 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, कितना बचा आपका 1, मतलब -1 आपका यहाँ पर जो है डिडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। टोटल प्रश्नों की संख्या
150 आपका रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा वो आपका 450 रहेगा। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो देन आपको क्या करना है, देन आपको इंटरव्यू का कॉल रहेगा। और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के अंदर आपको याद रखना है कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो जो भी पोस्ट आपकी आती है, जो भी आपकी पोस्ट यहाँ पे आती है, तो उन पोस्ट में अगर मैं बात करूं तो 3 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ 3 टाइम्स के अलावा सेम नंबर वाले जो कैंडिडेट होते हैं, क्या होते हैं, सेम नंबर कैंडिडेट जो आपके होते हैं उनको भी इंटरव्यू कॉल आता है। ठीक है, उनको भी क्या आता है, उनको भी इंटरव्यू कॉल आता है। ठीक है, जैसे अभी 2025 एग्जाम्स के इंटरव्यू होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो नेविगेट से सिलेक्ट हुए हैं और इस बार इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पे एक सवाल होता है। ठीक है, सवाल ये होता है, सवाल क्या होता है, सवाल ये होता है कि सर वैकेंसी अभी रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए तो वैकेंसी बहुत कम आई हुई है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो आपको एक बात बताऊं मैं कि अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है, जो आपका क्या है, जो आपका कट ऑफ है, कट ऑफ आपका यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है। कट ऑफ आपका यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है, कट ऑफ में कोई भी वेरिएशन नहीं है, चाहे पोस्ट कम हो चाहे पोस्ट ज्यादा हो, कट ऑफ आपका कांस्टेंट है। कट ऑफ वही जा रहा है हर बार, बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको कट ऑफ में देखने को नहीं मिलता है। तो आपको वैकेंसी को फोकस नहीं करना। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, जो बच्चे मेरी इस बात को मानते हैं उन्हें रिजल्ट मिलता है। मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलता हूँ कि आप टारगेट वैकेंसी को नहीं, आप टारगेट 450 नंबर को करो। हमारे इंस्टीट्यूट से एक सिंगल पोस्ट पे भी हमने सिलेक्शन कराया है एई का और बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि उस एक पोस्ट पे किसी ना किसी का तो एडमिशन होता है ना। हर कोई अगर यही सोचे कि एक पोस्ट आई हुई है, क्या हम इस पे सिलेक्ट हो पाएंगे, तो भाई कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा, तो वो आप क्यों नहीं हो सकते। और अगर आप अपने आप को उस एक पोस्ट पे देखना चाहते हो तो आपको टारगेट करना पड़ेगा ये 450 नंबर को आप टारगेट, और आपको ये टारगेट करना है कि हम मैक्स टू मैक्स इसके अंदर कितना ला सकते हैं। और मैक्स टू मैक्स में ये नहीं बोल रहा हूं कि 400 प्लस आपको लाना है, भाई आपको मार्क्स यहाँ पे लाना है 300 प्लस। आपको कितने मार्क्स लाना है, आपको लाना है मार्क्स यहाँ पर 300 प्लस। आपको बहुत ज्यादा नहीं, 300 प्लस मार्क्स आपको लाना है। आप सिक्योर रहोगे, आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। बट आप जो है 300 प्लस मार्क्स को यहाँ पर टारगेट करो। ठीक है, तो अगर आपकी ये ड्रीम जॉब है, आपकी ये ड्रीम जॉब है, आप इसको काफी टाइम से जो है फॉलो कर रहे हैं और आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आगे आपको कंप्लीट वो भी बताऊंगा मैं कि कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रश्न पत्र की जो योजना है, ये योजना मैं आपको पूरा बता चुका हूं। ठीक है, ये योजना मैं आपको पूरी बता चुका हूं। ठीक है, बस एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि एमपीपीएससी एग्जाम जो आपका होता है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, सेक्शनल कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो आपको बताया मैंने कि 2 पार्ट में आपका पेपर होता है, पार्ट ए आपका हो गया और आपका क्या हो गया, आपका एक पार्ट बी हो गया। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर 40% जो आपका रहेगा वो 40% आपका सेक्शनल कट ऑफ आपका रहेगा, मतलब दैट इज द मिनिमम मार्क्स, इतने तो आपको लाना है। और अगर अगर आप क्या है, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10% का आपको यहां पर छूट दे दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 10% का आपको छूट दे दिया जाएगा। मतलब फिर आपको 30% यहां पे मार्क्स लाना है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको सेक्शनल कट ऑफ जो आपका रहेगा वो आपका 30% यहां पे हो जाएगा सेपरेटली। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, सेक्शनल कट ऑफ निकालना जरूरी है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ निकालना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है कि आपकी जो परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी वो परीक्षा आपकी ऑफलाइन पद्धति से परीक्षा होगी। किससे होगी, ऑफलाइन पद्धति से आपकी परीक्षा यहाँ पर होगी। ठीक है, ऑफलाइन पद्धति से आपकी परीक्षा होगी। एक प्रश्न पत्र आपका यहाँ पे आयोजित किया जाता है, ऑफलाइन परीक्षा होगी। और एक और चीज याद रखना, जब आपकी परीक्षा हो जाती है तो आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों का एक अवधि आपका होता है, समय पीरियड होता है। इस समय पीरियड के बाद
आपकी जो आंसर की होती है वो आंसर की जारी कर दी जाती है आयोग के द्वारा। ठीक है, हम तो एग्जाम के बाद ही कर देते हैं। ठीक है, हम तो एग्जाम के बाद ही कर देते हैं। ठीक है, बाकी आयोग, ठीक है, आयोग की जो होगी फाइनल आंसर की वो मान्य होती है। ठीक है, वो मान्य होती है। चलिए, अब आगे मैं आपको बात करूं, सिलेबस अपने को डिस्कस करना है। अब उसके पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और जेन्युइनली आप पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो दैट इज द राइट टाइम। मैंने आपको क्या बोला, 7 to 8 मंथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो। अब देखो, तैयारी करने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें प्रिपरेशन करना है, तो प्रिपरेशन के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीके क्या हैं? जैसे आप सेल्फ स्टडी यहां पे कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आपके पास सेल्फ स्टडी का ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन है, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन कोर्स ले लिया और आप उस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। तीसरा तरीका ये हो गया कि आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन किए हुए हो। ठीक है, तीसरा ऑफलाइन कोर्स आप ज्वाइन किए हुए हो और ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से जो है आप तैयारी यहां पर कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी में आपको कैसे करना है? सेल्फ स्टडी आपको सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आपको सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना है। ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस आपको नहीं जाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो बढ़िया से आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, वहां से असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस डाउनलोड करें। बाकी अपन वीडियो के अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या रहेगा। तो आप सिलेबस को डाउनलोड करें और आप उसके अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी करना चालू कर दें। आप सेल्फ स्टडी भी कैसे करना है? तो आप इसके लिए या तो किसी इंस्टीट्यूट का पोस्टल स्टडी मटेरियल जो होता है, पोस्टल स्टडी मटेरियल ले लें और उससे आप पढ़ना चालू कर दें, या फिर आप कंटेंट अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट को प्रिपेयर करें। ठीक है, बाकी ऑनलाइन कोर्स आपका हो गया, आप ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। हाँ, अगर आप कोर्सेज को लेते हो तो कोर्सेज में ये फायदा आपको मिल जाता है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पूरा कंटेंट मिल जाता है। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कंटेंट को ढूंढने के लिए नहीं करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, और ऑफलाइन बैच जो आपका है, अगर आप जॉब में नहीं है और आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन बैचेस में ये रहेगा कि भाई डेली बेसिस पर जो आपकी 4 to 6 आवर्स की क्लासेस होती हैं, तो ये कंटिन्यूटी आपकी स्टडी की रहेगी कि भाई रोज हम 4 से 6 घंटे तो पढ़ ही रहे। ऑनलाइन में थोड़ा सा आलसी वगैरह कर लेते हैं, जॉब वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और अगर कोई मजबूरी है कि आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हो, आपको ऑनलाइन करना है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन में मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए हमारा नया बैच जो है आरोहण बैच, ये हमारा स्टार्ट हो गया है। इसकी कंटिन्यू क्लासेस आपकी हो रही हैं। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऐप पर, ये हमारा लाइव हो गया है। अब हमने इस कोर्स को क्या किया, अलग अलग मोड में लाइव किया। जैसे एक तो हमारा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? एक तो हमारा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कंप्लीट कोर्स के अंदर मतलब आपका जो पार्ट ए हो गया, ठीक है, जो आपका पार्ट ए हो गया, जो आपका क्या हो गया, जो आपका पार्ट बी हो गया, ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा। दोनों ही आपका यहाँ पे कंसीडर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो हमने ओनली टेक्निकल के मोड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम आती है तो उनको लगता है सर एमपीजी के तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, हमें टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल मोड में भी इस कोर्स को लॉन्च किया है। ठीक है, अब ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कंटिन्यूएशन में टेक्निकल से तो जुड़े हुए हैं लेकिन नॉन टेक्निकल उनका वीक है, तो नॉन टेक्निकल के लिए भी हमने अलग से एक कोर्स यहाँ पर जो है लॉन्च किया हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन टेक्निकल पार्ट मिलेगा, और इसमें फायदा भी है कि अपकमिंग एमपीपीएससी की जो भी एग्जाम्स रहेंगी उन सब में काम आएगा, क्योंकि सभी एग्जाम्स में एमपीजीके का सिलेबस आपका यहाँ पर कॉमन है। सिलेबस क्या है आपका? कॉमन है। तो ये ऑनलाइन हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। डेमो क्लासेस आप जो है YouTube पर देख सकते हो, YouTube पर आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। आप हमारी ऐप पर जाके भी डेमो क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये बैच लाइव हो गया है, आप विजिट कर सकते हैं अगर आपका टारगेट है। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो हो गई है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो हमारा अभ्यास बैच 2.0 भी लाइव हो चुका है। अब ये अभ्यास 2.0 बैच हमारा क्या है? इस अभ्यास बैच के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, एमपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, और हम बात करें तो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं टेस्ट सीरीज। कंप्लीट आपकी टेस्ट सीरीज होती है लगभग अगर मैं बात करूं तो 8 के टू 10 के इतना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देंगे। इतना क्वेश्चन तो हम आपको सॉल्व करा देंगे इस अभ्यास बैच के अंदर। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनको से प्रैक्टिस करना है, हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, तो वो हमारे अभ्यास बैच 2.0 से जुड़ सकते हैं। ये बैच आपको मिल जाएगा और ये भी हमारा लाइव हो चुका है। ठीक है, और ये सारे बैचेस जो हैं ये आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिलने वाले हैं। आप ऐप को डाउनलोड करें, ऐप को डाउनलोड करें घंटी, और आप जो है कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, गूगल प्ले स्टोर पर भी है। iOS पर अगर आपको डाउनलोड करना है तो iOS पर आप जो है माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर आप हमारा ORG कोड जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप ORG कोड ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप लैपटॉप पे भी जो है एक्सेस कर सकते हैं इन कोर्सेज को। ठीक है, सेकंड आपको बता दूं कि बहुत टाइम से बच्चों की एक और चीज को लेकर डिमांड थी कि सर एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए आपकी टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी। और टेस्ट सीरीज, अब आप बोलोगे सर अभ्यास में आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट तो कर दी। नहीं भाई, अभ्यास वाली तो है। ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है, ये हमारी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड की, ये आपको ऑफलाइन मोड में टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, ऑफलाइन मोड मतलब वही एग्जाम, मेन एग्जाम वाला पैटर्न जैसा आपका परीक्षा हॉल के अंदर होता है ना, वैसे ही आपको ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी और एच पर पूरी न्यू सिलेबस आपको मिलेगी। अब टेस्ट सीरीज में आपको बताऊं ना, अभी हमने स्टार्ट जो किया है, स्टार्ट आपका किया है सब्जेक्टिव टेस्ट से। इससे स्टार्ट किया है, सब्जेक्टिव टेस्ट से हमने स्टार्ट किया है। सब्जेक्टिव टेस्ट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम सब्जेक्टिव मिक्स टेस्ट को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। अप्रॉक्स अगर मैं टेस्ट की यहाँ पे बात करूं तो 70 टू 80 टेस्ट पेपर्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। अगर सिंपल हम एक सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करें तो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स, अगर एक सब्जेक्ट में मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 800 टू 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट से मैं आपको कराऊंगा, इतने क्वेश्चंस तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 800 तो आप मान के चलो इतने क्वेश्चंस, और यही एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे। अभी हमारे जो हैं 4 टेस्ट पेपर्स हो चुके हैं, 4 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, और सब्जेक्ट जो अभी चल रहा है वो चल रहा है आपका सॉइल। ठीक है, सॉइल, और एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी जीके का आपका चल रहा है। अल्टरनेट होता है, एवरी सैटरडे ऑफलाइन टेस्ट पेपर कंडक्ट होता है। एक सैटरडे को आपका टेक्निकल रहेगा, अगले सैटरडे को नॉन टेक रहेगा। ठीक है, तो एवरी सैटरडे आपकी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और सुबह 11 बजे आपका टाइमिंग रहता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट पेपर आपका होता है 90 मिनट्स का आपका टेस्ट पेपर होता है। 90 मिनट्स का मतलब कि लगभग 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है। अभी सब्जेक्टिव चल रहा है, टाइमिंग एडजस्ट होती रहती है। जब हम कंप्लीट टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराते हैं 150 क्वेश्चंस का, तब जो आपको है पूरे 3 घंटे का समय देते हैं। अगर इंक्वायरी चाहिए तो आप हमारे इस ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं और हमारे नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑफलाइन बैच भी हमारा है। ऑफलाइन बैच भी हमारा स्टार्ट हो गया है। ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें मॉर्निंग 10 AM से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और डेली अगर मैं बात करूं तो 4 to 5 आवर्स की आपकी क्लासेस होती हैं। दैट इज द सेपरेट बैच फॉर एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर। कोई मिक्सिंग नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट होता है ना कि सर
सब इंजीनियर या फिर गेट वालों के साथ मिक्स करके तो नहीं पढ़ाया जाता है। ये सेपरेट बैच हमारा है, एमपीपीएससी हमारा सेपरेट बैच ही चलता है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये सभी लोग पढ़ाने वाले हैं, मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो एडमिशंस स्टार्ट हो चुके हैं, डेमो भी अवेलेबल है, आप डेमो क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो बैच स्टार्ट हुआ है आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ सिविल के अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और इसके लिए भी आप बैच देख रहे हैं ऑफलाइन, तो इवनिंग में आपको ये बैच मिल जाएगा। ये मॉर्निंग में है और ये आपको इवनिंग में यहाँ पर बैच मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो एमपीपीएससी एई के अंदर भाई मध्य प्रदेश में अब कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा है जिसके अंदर नेविगेट का स्टूडेंट एई बन के ना गया हो, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हमने सिलेक्शंस दिए हैं, ये हमारे रिसेंट ईयर के सिलेक्शंस है। ये 2024 में आप देख सकते हो रैंक 1 यहाँ पे आए हुए हैं बच्चे, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस जैसे 2022 के सिलेक्शंस है, ठीक है। 2022 के सिलेक्शंस है क्योंकि 23 में तो एग्जाम्स नहीं हुई, ये 24 में हमारे बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं हमेशा आपको यही चीज बोलता हूँ, अगर एक पोस्ट होगी तो भी आपका सिलेक्शन होगा। जो हमारी इस बात पे भरोसा करता है ना उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, इससे ज्यादा सिलेक्शन है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं ना तो एक बार आराम से बैठना पड़ेगा, ठीक है। और मैं सिलेक्शन की बस स्लाइड बनाते ही रहूंगा, बहुत सारे सिलेक्शन है, ठीक है। 2010 से जो है हम सिलेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। चलो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि सिलेबस हमारा क्या होगा। देखो सिलेबस आपका एक तो पार्ट ए रहेगा और पार्ट ए का सेपरेट वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा एमपी जीके के लिए, क्योंकि पार्ट ए में एमपी जीके आपका आता है, ठीक है। सेपरेट सर के द्वारा वीडियो बनाया गया है, ठीक है। अपन ब्रीफली इसको समझ लेते हैं, ब्रीफली समझते हैं मतलब कि यूनिट 1 जो आपकी रहेगी हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश आपसे पूछा जाएगा। याद रखिएगा एमपी जीके वाले सेक्शन में हमें जो टोटल यूनिट्स देखने को मिलेंगी वो टोटल यूनिट्स हमें 5 देखने को मिलेंगे। हर एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर एक यूनिट कितना मार्क्स कैरी करती है, 30 मार्क्स कैरी करती है, ठीक है, ठीक है। चलो तो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो हमें ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश को पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश को पढ़ना है, हम ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर पूरा आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर सर ने जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी भी बताई है कि आपको किस तरीके से एमपी को कवर करना है। यूनिट 3 जो आपका है वो पॉलिटी है आपका, ठीक है। पॉलिटी 2 पार्ट में आपसे पूछी जाएगी, एक तो पार्ट ए रहेगा जिसमें मध्य प्रदेश की राजनीति होगी और एक आपका क्या रहेगा, एक आपका पार्ट बी रहेगा जिसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आपकी होगी। क्या होगी? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आपकी होगी। आगे हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 जो आपका रहेगा, क्या रहेगा? यूनिट नंबर 4 जो रहेगा, यूनिट नंबर 4 में ट्राइब्स वाला पार्ट आपका आ जाएगा। फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और स्पेशल रेफरेंस यहाँ पे एमपी का रहेगा, तो आपको ये यूनिट फोन नंबर यूनिट यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यूनिट नंबर 5 जो है इसके अंदर आपका करंट अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस एमपी का रहेगा। 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, टोटल 150 मार्क्स है। टारगेट अपने को यही करना है, अभी से आपको स्ट्रॉन्ग करना है कि दिसंबर तक आप बहुत अच्छे से एमपी को कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पे हमें सेट करके चलना है। क्या चलना है? 40 प्लस। हमारा टारगेट यहाँ पे 40 प्लस होना चाहिए कि हमें एमपी वाले पार्ट के अंदर, एमपी जीके का जो हमारा पार्ट रहेगा, इस पार्ट के अंदर हमें 40 प्लस मार्क्स लाना है, ठीक है। 40 प्लस मार्क्स हमें लाना है, तो हमें इस तरीके से एमपी को कवर करना है, मतलब 40 प्लस क्वेश्चंस को सही करना है, मार्क्स मैंने बोल दिया, ठीक है। हम सेकेंड पार्ट में अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले सर जो हैं वो आपको डिटेल में डिस्कस करा देंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, ठीक है। मैं आपको सिविल का यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। साथ में आपको बताऊंगा कि अभी से आप इन सब्जेक्ट को यहाँ पे टारगेट करोगे। हम सबसे पहले बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग।
इसकी बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो हाईवे इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हर एक यूनिट जो आपकी है, टोटल सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपसे 10 यूनिट्स को पूछा जाएगा। कितनी यूनिट्स को पूछा जाएगा? 10 यूनिट्स को पूछा जाएगा, और हर एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एवरेज 10 क्वेश्चंस का रहेगा, मतलब एक सब्जेक्ट इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? 30 मार्क्स। एक यूनिट इक्वल्स टू 30 मार्क्स आपका यहां पर हो जाएगा। हाईवे इंजीनियरिंग में बात करें तो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर एक पोर्शन आपका यहाँ पे नया जुड़ा हुआ है, जो लास्ट टाइम अपडेट किया गया था, ठीक है। हाईवे का जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, वो हिस्ट्री वाला सेक्शन इन्होंने डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया? हिस्ट्री वाला एक सेक्शन यहाँ पे डाल दिया। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, जैसे प्लानिंग हो गया, ठीक है, प्लानिंग तो अपन वैसे भी करते हैं। लाइटिंग आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका? लाइटिंग हो गया। पर ये मटेरियल, एन्युटी मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्शन, अमेरिकन मेंटेनेंस, फ्लाईओवर्स, ये वाला थोड़ा सा एक थ्योरेटिकली सेक्शन जो है लास्ट वाला, इन सेक्शंस को यहाँ पे ऐड किया था। क्या किया था? इन सेक्शंस को यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं हम पढ़ते हैं वही चीजें हैं, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, एलिमेंट्स आपके हो गए, अलाइनमेंट हो गया, जियोमेट्रिकल, क्रॉस सेक्शंस आपका हो गया, रूलर, रोड आपका हो गया, फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट हो गया, ज्वाइंट आपका यहाँ पे हो गया, ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपको पूरा पढ़ना है, और फिर आपको ये प्लानिंग वाला पार्ट यहाँ पे पढ़ना है। आप समझना, यूनिट नंबर 1 के अंदर सिर्फ हाईवे इंजीनियरिंग है। पहले ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता था, उसमें से रेलवे भी आपसे पूछा जाता था, यहाँ पे रेलवे हटा दिया गया। मतलब एक सिंपल सा, एक छोटा सा सब्जेक्ट है, एक छोटा सा सब्जेक्ट है जिससे टोटल 10 क्वेश्चन आना है, और ये आपको 30 नंबर यहाँ पर देके जाएगा। कितना नंबर देके जाएगा? 30 नंबर। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि इन छोटे सब्जेक्ट को हम पहले टारगेट करके खत्म कर दें, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट आपको पूरे 30 नंबर दिला सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? पूरे 30 नंबर दिला सकता है। तो प्रायोरिटी में आपको लिखना है, मैं मार्क कराते जा रहा हूं, ये आपका प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट, ये आपका टेकली कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। ये सिलेबस में सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगले, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट आप यहाँ पे देखो, अगला सब्जेक्ट आपका यूनिट नंबर 2, मतलब कि हाइड्रोलिक्स आपका यहाँ पे आ गया। क्या आ गया आपका? हाइड्रोलिक्स यहाँ पे आ गया। अब हाइड्रोलिक्स में अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक्स के अंदर दोनों ही पोर्शन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? दोनों ही पोर्शन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। एक तो आपका पूरा का पूरा जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स आपसे पूरा पूछा जाएगा, और आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे हाइड्रोलिक मशीन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आपसे हाइड्रोलिक मशीन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, सर ओपन चैनल भी इसके अंदर ऐड होगा। मैं आपको बता दूं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपका जो रहेगा, ओपन चैनल फ्लो भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा? ओपन चैनल फ्लो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फ्लूइड आपका एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टोटल 10 क्वेश्चंस यहां से आएंगे, और आपकी ये क्वेश्चंस कितने के रहेंगे? 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड जो सब्जेक्ट है, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि हम इसको क्विकली यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, और एक सब्जेक्ट से आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का तो ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेरा भी फेवरेट है, देखा होगा आप लोगों ने, पढ़ाया है आप लोगों को ये सब्जेक्ट मैंने, ठीक है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करें, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स जिसको आप बोलते हो, तो सॉइल मैकेनिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब ये भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, इस यूनिट के अंदर एक सिंगल सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, जिसके टोटल 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, मतलब 30 मार्क्स का है। तो अगला जो टारगेटेड सब्जेक्ट हमारा रहेगा वो हमारा ये सब्जेक्ट रहेगा। हाँ, इसके अंदर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब कुछ चीजों को ऐड यहाँ पे कर दिया। क्या कर दिया? जैसे ये सॉइल इंप्रूवमेंट आपका जो है, इस सॉइल इंप्रूवमेंट के अंदर जैसे ग्राउटिंग हो गया, जियोसिंथेसिस हो गया, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स आपकी यहाँ पर हो गई हैं, ठीक है, इनको यहां पर ऐड कर दिया। क्या कर दिया? इनको यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है, इनको क्या कर दिया? इनको यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक आपका यहां पे एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, दैट इज द मशीन फाउंडेशन। ये क्या है? आपका मशीन फाउंडेशन है, ठीक है।
ये आपका मशीन फाउंडेशन है, तो ये एक आपका यहाँ पर ये भी ऐड यहाँ पर हुआ है, ठीक है। सेलो, डीप, सीट पाइल, बल्क हेड, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और डिजाइन, बाकी सारी चीजें आपकी सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस एक्स्ट्रा आपका यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो ये मशीन फाउंडेशन तो मैंने आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको फ्रीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाले सेक्शन के आपको एमसीक्यू फ्रीली मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो अगला आपका ये टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 4 आता है, और यूनिट नंबर 4 जो आपका है वो यूनिट नंबर 4 है एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तो वाटर वाला पार्ट है, एक इसके अंदर वेस्ट वाटर वाला पार्ट है, ठीक है, ट्रीटमेंट तो आपका होता है। इसके अलावा फिर इसके अंदर एक और पार्ट रहेगा, सॉलिड वेस्ट आपका रहेगा, फिर आपका यहाँ पे पॉल्यूशन रहेगा। पॉल्यूशन के अलावा यहाँ पे जो नया पार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो वो नया पार्ट आपको कंप्लीट एक्ट एंड रेगुलेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, और यूट्यूब पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया था, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, ठीक है, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारी एमपीपीएससी एई के लिए जो प्लेलिस्ट है, ठीक है। बाकी आपकी जो सारी चीजें हैं वो आपकी सेम है। तो ये भी आपका एक सिंगल सब्जेक्ट, 10 क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे, ठीक है, 30 मार्क्स का आपका ये रहेगा। तो अगला टारगेटेड सब्जेक्ट हमारा जो रहेगा ये रहेगा, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट हैं जो हमें इनिशिएट करना है, सबसे पहले इन सब्जेक्टों को पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको पूरा 30 नंबर यहाँ पे दिला के जाएगा। क्या करेगा? 30 नंबर दिला के जाएगा। आगे हम बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला हमारा यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आएगा, डेट इज द यूनिट नंबर 5। ये हमारी कौन सी यूनिट रहेगी? ये हमारी यूनिट 5 रहेगी। अब यूनिट 5 के अंदर सीपीएम वाला आपका पार्ट रहेगा, इन्वेस्टिगेशन मेथड, बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन मेथड हो गया, शेड्यूलिंग आपका हो गया, फॉल्स वर्क वगैरह हो गया, इनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा इंजीनियरिंग इकोनॉमी वाला जो पार्ट होता है, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट, आपको इसके अंदर पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ जो नई चीजें यहाँ पे जोड़ी गई हैं, वो नई चीजें आपकी ये लास्ट के 2 पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर एमपीपीडब्ल्यूडी कन्वेंशनल और ऑनलाइन प्रोसेस को आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट साइट ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, लेबर लॉ के बारे में पढ़ना होगा, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा, और आपको प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सिलेबस इसका रहने वाला। देखो सब्जेक्ट छोटा है, लेकिन क्या है कि अगर जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो इसका डेटा आपको ढूंढने में जो है थोड़ी सी समस्या होगी, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आपको किस बुक से पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में आपको किस बुक से पढ़ना है, किस बुक का रेफरेंस आप इस सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिलेगा आपको उस पर कॉल करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बुक सजेस्ट कर दूंगा, उस बुक के अंदर आपको ये कंप्लीट जो है मिल जाएंगी चीजें, ठीक है। बट वही है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो आगे आपका सब्जेक्ट जो आता है वो सब्जेक्ट आता है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पूछा जाएगा आपसे, इसके अंदर सॉम भी पूछा जाएगा आपसे, इसके अंदर टॉस भी पूछा जाएगा। अब आप देखो कि जब हम ये 3 चीजों को पढ़ेंगे तब जाके हमसे 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तब हमसे क्या बनने वाले हैं? 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। मतलब इस यूनिट नंबर 6 के अंदर ये 3 पार्ट जो आपके हैं ऐड हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले जो मैं मार्क करता जा रहा हूं उनको हमें करना है, उसके बाद हमें इन सब्जेक्टों पे आना है, ठीक है। और इसमें भी टॉस जो है इसका जो सिलेबस है वो हमें क्या देखने को मिलेगा? मिनिमम देखने को मिलेगा। टॉस का मिनिमम पार्ट देखने को मिलेगा, सॉम का हमें मैक्सिमम पार्ट देखने को मिलेगा, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी आपको एक छोटा सा पार्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो यहाँ पे रखता है वो आपका सॉम रखता है। अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज आपको ज्यादा किसका देखने को मिलेगा? सॉम का आपको वेटेज यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे? हम इस तरीके से प्रिपेयर इसको करेंगे, ठीक है। क्लियर? चलो बढ़े आगे। आगे हम बात करें तो अगला जो हमारा सब्जेक्ट है या यूनिट है वो है स्ट्रक्चरल डिजाइन। अब इन्होंने क्या किया समझिएगा,
इस स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर आपका क्या किया, आरसीसी को भी डाल दिया, इन्होंने इसके अंदर स्टील को भी ऐड कर दिया, इन्होंने इसी के अंदर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को ऐड कर दिया, और इसी के अंदर इन्होंने एक और सब्जेक्ट को ऐड किया, ब्रिज इंजीनियरिंग। इसको ऐड किया, इन्होंने ऐड किया ब्रिज इंजीनियरिंग को। ठीक है, तो ब्रिज इंजीनियरिंग को भी इन्होंने ऐड किया। तो अब आप देखो, चलो आरसीसी और पीएससी तो ये तो एक ही पार्ट में आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, बाकी फिर भी आप देखो तो 3 सब्जेक्ट तो पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तब जाके हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 10 क्वेश्चन हमसे बनने वाले। ठीक है, 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टील हो गया, आरसीसी हो गया, प्री स्ट्रेस डिजाइन हो गया, और ब्रिज इंजीनियरिंग आपका हो गया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट अपन बाद में करेंगे, पहले उन सब्जेक्ट को करना है जो हमें 30 मार्क्स डायरेक्टली दे रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में भी 2 सब्जेक्टों को ऐड किया गया है। 2 सब्जेक्ट में एक तो आपका सब्जेक्ट क्या आएगा, एक तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सर्वेइंग आएगा। ठीक है, और दूसरा जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो आपसे पूछा जाएगा एस्टिमेट। मतलब 2 सब्जेक्ट हम जब पढ़ेंगे तब हमसे 10 क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब कि 5 क्वेश्चंस आपको एस्टिमेट से देखने को मिलेंगे और आपके 5 क्वेश्चंस जो है सर्वेइंग। और सर्वेइंग भैया आपका पूरा है, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको पूरा रिमोट सेंसिंग पढ़ना है, जीआईएस, जीपीएस, मैपिंग आपको पूरा पढ़ना है। ये थोड़ा सा एडिशनल सिलेबस आप बोल सकते हो, जनरली जो आप अवॉइड कर देते हो ये सिलेबस आपको पढ़ना है। हाँ, अगर आप ईएससी वगैरह की प्रिपरेशन की होगी आपने, तो आपने ये टॉपिक्स को पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा, अदरवाइज आपने जेई लेवल में कहीं पे भी आपने इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद आपका क्या रहेगा, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आपका रहेगा। ठीक है, अब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके दोनों सब्जेक्ट आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, एक तो आपका कंप्लीट इरिगेशन आ जाएगा और दूसरा आपका कंप्लीट क्या आ जाएगा, हाइड्रोलॉजी आ जाएगा। ये दोनों सब्जेक्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है, तो कंप्लीट पढ़ना है, कोई भी मॉडिफिकेशंस इसके अंदर नहीं है, ना कुछ एडिशन है। ठीक है, हाँ इसमें से कुछ चीजों को हटा दिया है, कुछ चीजों को हटा दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजों को नहीं हटाया, कुछ चीजों को हटाया है बस। ठीक है, तो वो अपन जब क्लास के अंदर पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये एक आपका ये है, यहाँ पे भी आपको वही है कि 5 क्वेश्चंस यहाँ पर इसके रहेंगे, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे इसके रहेंगे। ठीक है, अब ये चेंज भी हो सकता है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि इस कंप्लीट यूनिट से आपको क्या पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट यूनिट की, और लास्ट यूनिट में आप देखोगे तो लास्ट यूनिट के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ी यूनिट आपकी है, आप ऐसा समझ लो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा मटेरियल के बारे में पढ़ना है, मतलब ये इंडिविजुअलिटी में आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाता है। बिल्डिंग कंपोनेंट की अगर हम बात करें, बिल्डिंग कंपोनेंट की बात करें, मतलब कि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट यहाँ पे बन गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर हम कंक्रीट की यहाँ पे बात करें तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया, मतलब कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर हम प्लानिंग की यहाँ पे बात करें तो ये आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाता है, बिल्डिंग प्लानिंग का। ठीक है, बिल्डिंग प्लानिंग आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, और बिल्डिंग प्रोविजंस तो आपका एक ये भी हो गया। तो अब आप देखो यूनिट नंबर 10 के अंदर आप अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 4 सब्जेक्ट मान के चल लो कि 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है, तब जाके आपसे 10 क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। तो ये अपने को लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे ये फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। तो इन टॉपिक्स को अपन करेंगे लास्ट में कवर अप। तो ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस है, और आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, आप देखोगे तो YouTube पर रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, YouTube पर PYQ आपकी सीरीज चल रही है, और हम इसके अंदर 2020 से 2025 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं सारे पेपर्स के PYQ करा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि बड़ा न्यूमेरिकल हमसे पूछा जाएगा कि छोटा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, भाई हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ना है, फैक्चुअल चीजें अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड करना इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आपसे फैक्चुअल चीजों को पढ़ते जा रहे हो, कॉन्सेप्ट को आप छोड़ते जा रहे हो। तो आपको जो है कॉन्सेप्चुअल चीजों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है,
और जैसे बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि सर एमसीक्यू जो है अगर मैं सेल्फ स्टडी करूं तो एमसीक्यू में कहाँ से लगा लूं। तो एमसीक्यू के लिए आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ईएससी प्रीलिम्स के जो आपके पेपर्स होते हैं ना, ठीक है, प्रीलिम्स एमसीक्यू को आप यहाँ पे फॉलो करो, आप इनको लगाओ। इनको लगाने से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाए दूसरी बार आप इसको कंप्लीट करो। साथ ही साथ एसएससी प्रीलिम्स के भी आप क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, सीबीटी 2 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस को भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिलते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपके एई में आ जाते हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं और आप प्रॉपर यहाँ पे जो है बैच चाहते हैं, सिलेबस कवर अप करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन बैच अवेलेबल है, आप ऑफलाइन बैच में आ सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको ऑनलाइन मोड में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट डिस्कशन था एमपीपीएससी एई को लेके। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।